नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए क्लास 6 सोशल साइंस सिविक्स चैप्टर 2 जिसका नाम है विविधता और भेदभाव, डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। अब देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पहला चैप्टर जो मैंने आपको पहले पढ़ाया था उसी से जुड़ा हुआ आपका ये सेकेंड चैप्टर भी है, जो महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम के पर्पज से काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए शुरुआत करते हैं क्लास 6 सोशल साइंस सिविक्स विविधता और भेदभाव। ये चैप्टर 2 है और इसके सबसे पहले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा कहता है लड़के और लड़की में भेदभाव। ये जो हमारा समाज है, खासकर हम भारतीय समाज की बात करें तो यहाँ पे जो बॉयज और गर्ल्स के बीच में डिफरेंसेज हैं, जो भेदभाव किए जाते हैं, सबसे पहले इनको समझ लेते हैं। समाज में लड़के और लड़कियों में किस तरह से भेदभाव किया जाता है, हम इन सभी भेदभाव से परिचित हैं। हमें ये सारी चीजें पता है कि हमारे भारतीय समाज के अंदर लड़कों को ज्यादा वैल्यू दिया जाता है और लड़कियों को बेवकूफ समझा जाता है, लड़कियों को कमजोर समझा जाता है। लड़कियों की वैल्यू जो है वो लड़कों की अपेक्षा कम होता है। एक लड़का या लड़की होने का अर्थ क्या होता है? आप में से कई लोग कहेंगे हम लड़के या लड़की की तरह जन्म लेते हैं, यह तो ऐसे ही होता है, इसमें सोचने वाली क्या बात है? तो आगे आपको इन चैप्टरों में यही जानना है कि लड़के और लड़की के बीच का जो भेदभाव है ये कैसे उत्पन्न होता है और समाज में इसे कैसे समाप्त किया जा सकता है, कैसे इनको समानता का अधिकार दिया जा सकता है। पहला पॉइंट हमारा इसमें कहता है रूढ़िबद्ध धारणा बनाना। जब हम किसी व्यक्ति को एक खास छवि में बांध देते हैं कि हमने सोच लिया कि हाँ भाई, शुरुआत से ही लड़कियां कमजोरी रही हैं, अनपढ़ रही है, गंवार रही है, चूल्हा चौका की है, झाड़ू पोछा की है, तो मतलब अगर हमारे दिमाग में ऐसी चीजें अगर शुरुआत से बनती चली आ रही है तो उसके बारे में पहले से कोई धारणा हमें पाल लेते हैं। इसी को हम कहते हैं पूर्वाग्रह की तरह सोचना, मतलब हमने पहले ही से एक छवि अपने मन में तैयार कर लिया है। तो इसे रूढ़िबद्ध धारणा के नाम से भी जाना जाता है। रूढ़िबद्ध धारणा के कुछ उदाहरण आपको नीचे देखने को मिलेगा, जिसमें पहले नंबर पे आता है आदर्श लड़की। ऐसा माना जाता है कि लड़कियों को धीमी आवाज में बात करना चाहिए। ये अक्सर आपने सुना होगा, आपके घरों में आपकी मम्मी बताएगी, अगर आप जोर से हंसोगे, जोर से बोलोगे, खासकर लड़कियों को, तो कहा जाता है कि थोड़ा धीमा बोला कर, शांत रहा कर, कम बोला कर, ससुराल जाएगी नाक कटवा देगी, ये करेगी वो करेगी, झाड़ू मारने नहीं आता, बर्तन धोने नहीं आता, रोटी गोल नहीं होता है। तो ये सारी चीजें जो है वो लड़कियों को अक्सर सुनने को मिलता है। उनको आदर्श बनाने की कोशिश की जाती है और सबकी बात माननी चाहिए। ऐसा घर में अक्सर कहा जाता है कि आपको सबकी बात माननी चाहिए। लड़कियों को संगीत, चित्रकला में रुचि लेनी चाहिए, मतलब ऐसा घर वाले मानते हैं कि लड़कियों को चित्रकला में, सिलाई वगैरह में, इन सभी चीजों में उनको रुचि लेना चाहिए। लड़कियां बात बात पर रो देती है। ये बात भी है कि लोग अक्सर ऐसा समझते हैं कि लड़कियां बात बात पे रो देते हैं, उनका दिल कमजोर होता है या फिर उनके पास बुद्धि नहीं होता, ऐसा लोगों का धारणा है। लड़कियों के लिए जरूरी है कि वो खाना बनाना उनको आता हो, साफ सफाई करना आता हो, पोछा मारने आता हो, सिलाई वगैरह आता हो। तो ये सारी चीजें उनके सीखने के लिए, ये एक आदर्श लड़की को पैमाना दिया गया है। मतलब इन पैमानों पे किसी लड़की को आदर्श लड़की समझा जाएगा। लेकिन ये रूढ़िबद्ध ही है, मतलब कि आज के समय में आप देखोगे तो लड़कियां तो गोलियां चला रही है बॉर्डर पे, दुश्मनों को मार रही है, फ्लाइट उड़ा रही है, बॉर्डर पे है, मतलब बड़ी-बड़ी कंपनियों में सीईओ है। तो ये रूढ़िबद्ध धारणा है जो पहले से बनता चला आ रहा है कि नहीं, ये सिलाई करेगी, ये मतलब कि घरों का काम ही करेगी। ऐसा कुछ नहीं है। आदर्श लड़की के लिए पैमाना आज के समाज के लिए 21वीं सदी में तो बिल्कुल ही एब्जॉर्ब हो ही नहीं रहा है। ये पचने वाली बात ही नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है आदर्श लड़का। तो लड़के नटखट और गुस्सैल होते हैं, ऐसा धारणा है। लड़कों का मन खेल कूद और भाग दौड़ में अधिक लगता है। हालांकि कुछ बातें इसमें सच्चाई भी है कि लड़के जो हैं वो खेल कूद में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। लड़कों को रोना नहीं चाहिए, मतलब बात बात पे लड़के नहीं रोने चाहिए, क्योंकि रोना तो कमजोरी की निशानी है। मतलब ऐसा पहले मैंने आपको बताया था, लड़कियां कमजोर होती है और बात बात में रोने का मतलब है कि वो कमजोरी का निशानी है। लेकिन लड़के रोते नहीं है। जैसे कि वो फिल्म का डायलॉग है कि मर्द को दर्द नहीं होता,
ऐसा ही कुछ। तो ये आदर्श लड़कों का एक पैमाना तैयार किया गया है। हर लड़के को बड़े होकर पैसे कमाना होता है और परिवार को पालना होता है, ये एक आदर्श लड़के का गुण है। लिंग पर आधारित रूढ़िबद्ध धारणाओं को अक्सर फिल्मों, विज्ञापनों, टेलीविजन धारावाहिकों में दिखाया जाता है। जो लिंग पर मतलब महिला और पुरुष के आधार पर जो भेदभाव होता है, उसके अंदर ये सारी चीजें आपको फिल्मों में, एड्स में, टेलीविजन में, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के इत्यादियों के ऊपर आपको दिखाया जाता है। जैसे कि डिटर्जेंट जो सर्फ होता है, वॉशिंग मशीन, साबुन आदि में लगभग लगभग आपको महिलाओं को ही दिखाया जाता है, क्योंकि ये कपड़े धोने का काम किसका होता है? महिलाओं का होता है। इसीलिए इन तरह के विज्ञापनों में, एड्स में आपको लड़कियां या महिला ही देखने को मिलेंगी। बहुत रेयर केस में ही पुरुषों के साथ आपको सर्फ वगैरह का इस्तेमाल दिखाया जाता है। या फिर जो बर्तन धोने वाला साबुन होता है, विम बार वगैरह का ऐड अगर आप देखो तो उसमें आपको महिलाएं या लड़कियां ही दिखेंगी बर्तन साफ करते हुए। तो ये सारी चीजें जो है वो एक तरह का मतलब पहले की सोच से ही है कि हाँ ये महिलाएं करती आ रही है तो महिलाएं ही करेंगी, महिला इसको अच्छा बताएगी। तो ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा मोटरसाइकिल के विज्ञापन में अक्सर आपने पुरुष को ही स्टंट करते हुए देखा होगा, वहां पे आपको महिलाएं नहीं दिखेंगी। हाँ ये बात भी है कि महिलाएं ऐसे बाइक चलाती भी कम है। अगर महिलाओं के चलाने की बात करें तो वो स्कूटी वगैरह का इस्तेमाल ज्यादा करती है, और पैसे वाली महिला है तो कार है, उससे भी ज्यादा पैसे वाली महिला है तो उसके पास अपना प्राइवेट जेट है। तो नॉर्मली अगर हम लिंग की बात करें तो मोटरसाइकिल जो है वो पुरुषों को ही ज्यादातर दिखाया जाता है। जितने भी मोटरसाइकिल का एड्स आता है, जो भी नए विज्ञापन आते हैं, उसमें आपको दिखेंगे कि पुरुषों का ही उपयोग किया जाता है। पर आधारित रूढ़िवादी धारणाओं के साथ हमें धर्म, जाति, मूल स्थान के आधार पर रूढ़िवादी धारणाएं देखने को मिलती है। अब लिंग के ऊपर आधारित रूढ़िवादी धारणाओं के साथ साथ यहाँ पे हमें धर्म का भी विचार देखने को मिलेगा, जाति का भी विचार देखने को मिलेगा, और जिस जगह पे हम रहते हैं उसके आधार पर भी बहुत तरह के प्रिंसिपल और सिद्धांत ऐसे होते हैं जो वहां पे आपको इन डिफरेंसेस को साफ साफ दिखाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है असमानता एवं भेदभाव। असमानता कहने का मतलब है कि जिसमें समान ना समझा जाए, बराबर का हिस्सेदारी न प्राप्त हो, या फिर भेदभाव होता हो किसी भी कारण से। तो भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रहों या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। अब किसी ने ये सोच लिया है कि लड़कियां इसी काम के लिए है, तो उनका दिमाग बदलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये अक्सर आपने अपने पुराने लोगों में देखा होगा, नानी के अंदर, दादी के अंदर, ये लोग ना बड़े पुराने विचारधारा के लोग हैं। अगर आपके कपड़े थोड़े से छोटे हैं तो नानी और दादी तुरंत टोक देगी। अगर आपके बालों के हेयर स्टाइल कुछ अलग टाइप के हैं तो उसमें भी नानी और दादी तुरंत टोक देगी कि ये कौन सा तरीका है, ये क्या, कैसे कैसे कपड़े पहने हो, ये बाल कैसे बनाए हो, ये कैसे फैशन कर रखे हो। तो ये लोग उस समय के हैं जब रूढ़िबद्धता ज्यादा चलता था। अगर आप लोगों को नीचा दिखाने के लिए कुछ ऐसा करते हैं, अगर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें कुछ गतिविधियों में भाग लेने से रोकते हैं। जैसे कि छोटी कास्ट का है वो ये काम नहीं कर सकता, वो नीची जाति का है वो ये काम नहीं कर सकता, किसी खास नौकरी करने से रोकते हैं, किसी मोहल्ले में रहने नहीं देते, या फिर वे कुएं या हैंडपंप से पानी नहीं लेने देते। देखिए पहले ऐसा बहुत होता था। आज से 100-200 साल पहले लोगों को चापाकल से, छोटी जातों के लोगों को चापाकल से पानी नहीं पीने दिया जाता था, उन्हें कुओं से पानी नहीं निकालने दिया जाता था। तो ये सारी चीजें थी जिसमें आप भेदभाव देख सकते हैं। दूसरों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे कप या ग्लास में वो चाय नहीं पी सकते थे। इसका मतलब है कि उनके साथ हम भेदभाव कर रहे हैं, या फिर उस समय से उनके साथ भेदभाव होता आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है समानता के लिए संघर्ष। ब्रिटिश शासन से आजादी पाने के लिए जो संघर्ष किया गया, जो अंग्रेजों के गुलामी से आजादी पाने के लिए लड़ाइयां लड़ी गई, उसमें समानता के व्यवहार के लिए किया गया संघर्ष भी शामिल था। उसमें लोग समानता का अधिकार प्राप्त करना चाहते थे, समाज में उन्हें भी इज्जत मिले, वो ये इसके लिए भी जंग लड़ रहे थे। दलितों, औरतों, जनजातीय लोगों, किसानों ने अपने जीवन में जिस गैर बराबरी का अनुभव किया था उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाइयां लड़ी। अब ध्यान से समझिए कि किसानों के द्वारा, जनजातीय लोगों के द्वारा, दलितों के द्वारा, औरतों के द्वारा जिस प्रकार की परेशानियों का सामना उन्हें शुरुआत से करना पड़ा था, ये इसके खिलाफ भी लड़ाइयां लड़ रहे थे ताकि उनको समानता का अधिकार प्राप्त हो जाए।
नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है भारत में विविधता। दुनिया के 8 मुख्य धर्म हैं और भारत में इन सभी धर्मों के अनुयायी रहते हैं। देखिए, दुनिया में जो पूरी दुनिया की अगर बात कर ले, हम यहाँ सिर्फ और सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहे हैं, पूरी दुनिया के अंदर 8 धर्म जो हैं वो मुख्य रूप से जाने जाते हैं और भारत में इन सभी धर्मों के अनुयायी रहते हैं। भारत में 1600 से अधिक भाषाएं बोली जाती है। इसके अलावा अनेक प्रकार की यहाँ पे बोलियां भी है। भारत में 100 से अधिक प्रकार के नृत्य हैं। भारत के विभिन्न भागों में भित्ति चित्र के विभिन्न शैलियां देखने को मिलता है, मतलब अलग अलग प्रकार के चित्रण, मुद्रण, यहाँ की अलग अलग प्रकार की संस्कृति, सांस्कृतिक नृत्य सभी अलग अलग हैं। इतनी विविधता होने के बावजूद भी हमारे भारत के अंदर एकता देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है पूर्वाग्रह। जब कोई किसी के बारे में पहले से कोई नकारात्मक धारणा बना लेता है तो ऐसी सोच को हम पूर्वाग्रह कहते हैं। पहले से हमने दिमाग में बैठा लिया कि वह व्यक्ति ऐसा ही होगा, वह व्यक्ति अच्छा होगा या वह व्यक्ति बुरा होगा, तो इसे हम पूर्वाग्रह कहते हैं। हम अक्सर अपने से भिन्न दिखने वाले लोगों के प्रति कोई न कोई पूर्वाग्रह पाल लेते हैं। अब कई बार हमने ये भी कहानी सुना है कि जो आसाम के लोग हैं उनके साथ यहाँ पे मतलब कि अपने साइड दिल्ली साइड में काफी उनको चिंकी पिंकी पोंकी कहा जाता है क्योंकि उनकी आंखें छोटी है। तो ये सब जो है हमने पहले से हमने ये सोच लिया है कि वो अच्छे नहीं है, हमारे बराबर नहीं है, हमारे समान नहीं है। तो यही वो पूर्वाग्रह है जो हमने पहले से पाल रखा है। ये गलत चीजें हैं। हमें ऐसी पूर्वाग्रह बिना किसी को सोचे समझे जाने उनके बारे में किसी प्रकार का विचार अपने दिमाग में प्रकट नहीं करना चाहिए। यह भिन्नता कई तरह की हो सकती है, जैसे शक्ल को लेके, सूरत को लेके, खान पान को लेके, परिधान को लेकर, बोलने का लिहाजा जो है इसको लेकर। तो ये सारी चीजें जो है ये पूर्वाग्रह के अंतर्गत आता है कि हम पहले ही से किसी की शकल, सूरत, वेशभूषा, खान पान, परिधान, उसके तौर तरीके को लेके पहले ही से हमने मन में विचार बना लिया कि वह व्यक्ति ऐसा ही होगा और फिर उसको लेके हम उसके चरित्र को या जीवन को या उसके दिमाग को जज करना शुरू कर देते हैं। ज्यादातर लोगों की आदतें होती है कि वो अपने जैसे लोगों के बीच में आत्मीयता पाते हैं और अगर कोई ऐसा समूह मिल जाता है जो हमारी तरह नहीं होता तो हमें सुकून नहीं लगता। हम जितने भी व्यक्ति समाज में रहते हैं वो अपने तरह के लोगों के साथ ही खुश रहते हैं। हम अपने तरह के समूह के साथ, अपने तरह के बोलचाल वाले लोगों के साथ, खान पान, वेशभूषा, तौर तरीकों के वाले लोगों के साथ हम ज्यादा हैप्पी रहते हैं। अगर ऐसे में कोई दूसरा समुदाय या समूह या हमारे से भिन्न प्रकार के लोग हमें मिल जाते हैं, हम उनके साथ कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। भारत की विविधता के कारण यहाँ विभिन्न क्षेत्रों के लोग बिल्कुल अलग अलग दिखते हैं। केवल शक्ल सूरत से अलग दिखते हैं, बल्कि उनका खान पान, मतलब कि भारत में बहुत तरह के लोग हैं। अगर आप बिहार और इसके साथ असम, इसके साथ साउथ के केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के लोगों को अगर एक साथ बिठा दो तो इन सभी की शक्ल सूरत, वेशभूषा, रहन सहन, खान पान अलग देखने को मिलेगा। परिधान भी आपको अलग देखने को मिलेगा। विविधता के कारण होने वाले पूर्वाग्रहों के कुछ उदाहरण आपको नीचे दिए गए हैं। जब पूर्वोत्तर राज्यों में कोई व्यक्ति दिल्ली में घूमता है तो स्थानीय लोग उसे अजीब नजरों से देखते हैं। मैंने आपको यही बताया था, असम की बातें बताया था, अरुणाचल प्रदेश की बातें बताया था कि यहाँ के व्यक्ति अगर आपको दिल्ली वगैरह में घूमते हुए दिख जाए तो लोग उसे बड़ी अजीब नजरों से देखते हैं कि भाई ये कौन है, कहाँ का है। ये भी भारतीय है, ये भी भारत का रहने वाला है और भारत की राजधानी दिल्ली है, इस हिसाब से तो उसका हक बनता है। ऐसे भी वो भारत के किसी राज्य में जा सकता है, कहीं भी रह सकता है, कहीं भी व्यापार कर सकता है, क्योंकि ये बात तो हमारा संविधान कहता है। लेकिन लोग क्या करते हैं, उसे बड़े अजीबो नजर से देखते हैं। अब दिल्ली या बेंगलोर में पूर्वोत्तर राज्य के लोगों को सताए जाने का समाचार सुनने को अक्सर मिलता है और ये गलत है। अगर आप बाहर के लोगों के साथ दुर्व्यवहार करते हो तो याद रखना, आपको भी अगर कभी मौका मिले वहां जाने का तो आपके साथ भी कुछ ऐसा ही होगा। जब दक्षिण भारत का कोई भी आदमी उत्तरी भारत आ जाता है तो लोग उसे मद्रासी कहकर बुलाते हैं। बिहार के लोगों को अक्सर लोग मंद बुद्धि कह के बुलाते हैं। ऐसा माना जाता है कि बिहार के लोग जो है वो मंद बुद्धि होते हैं, उनका दिमाग कमजोर होता है। तो ये सब सुनने को मिलता है। हालांकि ये बात कोई नहीं जानता कि आज भी पूरे भारत में सबसे ज्यादा डॉक्टर, यूपीएससी, बीपीएससी, इंजीनियर जिस राज्य से आता है वो बिहारी है।
लेकिन मंदबुद्धि में भी बिहारी है, गरीबी में भी बिहार है, करप्शन में भी बिहार है। मतलब हम बिहारी जो है वो किसी क्षेत्र में पीछे नहीं है। चाहे वो धोखाधड़ी करना हो तो हम बिहारी आगे, पढ़ाई करना हो तो हम बिहारी आगे, मारना हो तो उसमें भी हम बिहारी आगे। तो हम हर चीज में आगे हैं। महानगरों में उनका मखौल उड़ाया जाता है, खासकर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, इसमें बिहार के लोगों का बहुत मजाक बनाया जाता है, हंसी उड़ाया जाता है। गांव से आए व्यक्ति को अक्सर अनपढ़, गंवार, गंदगी पसंद माना जाने वाला लोग ऐसे मानते हैं। जो शहरों में कुछ दिन तक रह लेते हैं ना, उन्हें गांव का जीवन जो है वो निम्न स्तर का समझ में आता है। वो कहते हैं वो निम्न स्तर का है। शहरी आदमी को अक्सर लोभी या चालाक समझा जाता है। ये बात सही भी है कि जो शहर में रहने वाले लोग हैं ना, वो धूर्त होते हैं, बहुत चालाक होते हैं, अपने आप को ओवर स्मार्ट, ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर समझते हैं। उन्हें लगता है कि वो जो कर रहे हैं वो सही है, वो जैसा समझ रहे हैं वैसा सही है। ये गांव वाले लोग क्या जानेंगे, ये तो बुद्धू हैं, मंद बुद्धि है। लोगों को लगता है कि शहरी आदमी के मन में रिश्ते नातों की कोई इज्जत नहीं होती। हालांकि ये बात सही भी है। जो लोग शहर में हैं उन्हें समाज से कोई मतलब नहीं होता, अपने पड़ोसियों से कोई मतलब होता नहीं है। कोई मर जाए, कोई जी जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका अपना जीवन, अपना स्तर जो है वो बेहतरीन होना चाहिए। यहाँ पे आप देख लो कि सड़कों पे अगर लोग गिर जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, तो कोई उठाने तक नहीं जाता। लेकिन गांव में आज भी अगर कोई अनजान आदमी भी आके गिर जाए तो वहां पे 100 लोग उसे उठाकर, उसे बिठाकर खाना खिलाएंगे, चाय पिलाएंगे, दवाइयां करवाएंगे। लेकिन शहरों में वो आदमी मरता मर जाएगा, लेकिन कोई उसे उठा के हॉस्पिटल ले जाने वाला नहीं है। तो इससे ये समझ में आता है ना कि शहरों के लोगों के अंदर रिश्ते नाते ये सब कुछ ज्यादा वैल्यूएबल नहीं होता है। अधिकतर मामलों में पूर्वाग्रह से कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन कई बार पूर्वाग्रह से ग्रसित बर्ताव से भारी नुकसान हो जाता है। देखिए, पूर्वाग्रह एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अगले व्यक्ति के बारे में ना अपने मन में एक विचार बना लेते हैं कि शायद यह बालक जो है, या फिर जो पुरुष है, या फिर जो महिला है, ये सही नहीं है। अब एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, कोई ऐसा व्यक्ति है जो दारू की दुकान पे खड़ा हो, दारू की दुकान पे खड़ा हो और शायद उसे कोई दारू नहीं लेना हो, उसके बगल में कोई और दुकान हो जहां पे उसे कुछ और लेना हो, लेकिन अगला व्यक्ति उसे देख के यही समझेगा कि ये तो दारू खरीदने आया। अब एक दारूबाज अपने आप में पूरा टुल्ल हो, पूरा पी रखा हो और वो मंदिर पे खड़ा हो, तो अगला व्यक्ति यही समझता है कि अरे यार, ये तो मंदिर पे खड़ा है, अर्थात पूजा करने आया होगा। यही हमारी ये सोच है जो हम पहले ही समझ लेते हैं। किसी भी व्यक्ति के बारे में एक चरित्र अपने दिमाग में क्रिएट कर लेते हैं, बना लेते हैं। ये पूर्वाग्रह है और कई बार इससे भारी नुकसान होता है। लोग इसका खामियाजा भुगतते हैं। जब आप पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर किसी के साथ बुरा बर्ताव करते हैं तो इससे उस व्यक्ति के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया कि असम के लोगों को जो दिल्ली में जैसे उनके साथ बर्ताव किया जाता है, ऐसे में उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचता है। वो क्या सोचेंगे कि हमारे देश में हमारे साथ मतलब भेदभाव हो रहा है, बदतमीजी हो रही है, तो ऐसे में उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है ग्रामीण लोग। आधे से ज्यादा भारतीय गांव में रहते हैं। जो भारत के अंदर रहने वाले लोग हैं, भारत हमारा जो है वो कृषि प्रधान देश है, तो ज्यादातर लोग जो हैं लगभग लगभग 60 to 65, हालांकि आंकड़ा जो है पहले के सर्वेक्षण के अनुसार वो तो कहता है 70 to 80% लोग आज भी गांव में रहते हैं, लेकिन ये आंकड़ा बदल गया है। मुझे लगता है कि 60 to 65% लोग ही अब गांव में रहते हैं। गांव के लोग आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते। ये बहुत ज्यादा मशीनों का, बहुत ज्यादा दवाइयों का, बहुत ज्यादा उन्नत किस्म के रासायनिक फर्टिलाइजर का उपयोग वो नहीं करना पसंद नहीं करते हैं। फसल की बुआई और कटाई के समय परिवार के लोग खेतों में 12 से 14 घंटों तक काम करते हैं। ये ग्रामीण लोग हैं, गांव के लोग हैं। ग्रामीण लोग काम की तलाश में शहरों की ओर स्थानांतरण करने को बाध्य हो जाते हैं। मतलब उनके पास जब गांव में काम नहीं होता, कोई उनके पास रोजगार नहीं होता, जीविका नहीं होता, तब जाके मजबूरन वो शहरों की तरफ प्रस्थान करते हैं ताकि उनकी जीवन, रोजगार, उनका भोजन का व्यवस्था उनके जीवन में हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है शहरी लोग। शहरी जीवन बहुत ही आसान होता है। यहाँ के लोग बहुत ही बिगड़े या फिर बहुत ही आलसी होते हैं। ये भी बात सही है कि यहाँ के लोग बड़े देर से सो के उठना, बड़े देर से सोना, शराब पीना, सिगरेट पीना, ड्रग्स लेना, कोकीन, चरस, भांग, लड़ाई झगड़ा, बाइक, कार, दिस दैट, इन सभी चीजों में ये बिजी रहते हैं। शहर में लोग अपने परिवार के सदस्यों के साथ बहुत कम समय बिताते हैं। इनको अपने परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताने का कोई समय नहीं होता। ये पार्टी, क्लब,
पब इत्यादियों में अपना ज्यादातर समय बिताते हैं। शहरी लोग केवल पैसों की चिंता में रहते हैं, इनके इनके पास सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के तरीके के बारे में सोचते रहते हैं। लोगों का इनको कोई फिक्र नहीं होता। शहरों में रहना बहुत महंगा पड़ता है। लोगों की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा किराए और खान पान में, मतलब कि राशन वगैरह में चला जाता है। अगर व्यक्ति 50,000 रुपए कमा रहा है तो वो लगभग लगभग 30,000 रुपए तो रहने और खाने में ही दे देता है। तो एक बहुत बड़ा हिस्सा कमाई का इन्हीं सब चीजों में चला जाता है। हम बात करेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1891 से 1956 तक के समय में इनका जीवन रहा। भारतीय संविधान के पिता एवं दलितों का सबसे बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने दलित समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ाइयां लड़ी। मतलब जो छोटे कास्ट, शेड्यूल कास्ट, एससी, एसटी, ओबीसी, हरिजन, पद दलित, दलित व्यक्ति थे, इनके अधिकारों के लिए इन्होंने लड़ाइयां लड़ी। उनका महार जाति में जन्म हुआ था, जो अछूत माना जाता है। मतलब सबसे निचली जाति जो उस समय माना जाता था, उसमें इनका जन्म हुआ। महार लोग गरीब होते थे, उनके पास जमीन नहीं होता था, उनके बच्चों को वही काम करना पड़ता था जो वो खुद करते थे। उन्हें गांव के बाहर रहना पड़ता था और गांव के अंदर आने की उनकी इजाजत भी नहीं होती थी, क्योंकि इनको छुआछूत की नजरों से देखा जाता था। क्योंकि उस समय समाज में सबसे निचले स्तर पर महार जाति को ही माना जाता था। तो ये महार जाति के लोगों को गांव के अंदर एंट्री भी नहीं मिलता था, इन्हें गांव के बाहर ही रहना पड़ता था। ये गरीब होते थे, इनके पास जमीन भी नहीं होता था, तो गांव के जो लोग जूठा छोड़ देते थे वही खा खा के इनका जीवन चलता था। जो कपड़े वो फेंक देते थे वही पहन के इनका जीवन चलता रहता था। अंबेडकर अपने जाति के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की। ये पहले ही व्यक्ति थे जिन्होंने कॉलेज तक की पढ़ाई पूरी की। वकील बनने के लिए वो इंग्लैंड गए। उन्होंने दलितों को अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने छोटी कास्ट के लोगों को, हरिजन को, एससी को, एसटी को, ओबीसी के लोगों को, अपने बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए प्रोत्साहित किया। दलितों से अलग अलग तरह की सरकारी नौकरी करने को कहा, ताकि वो जाति व्यवस्था से बाहर निकल पाए। दलितों के मंदिर में प्रवेश के लिए जो कोई प्रयास किए जा रहे थे, पहले ना दलितों को ना मंदिर में प्रवेश करने की भी इजाजत नहीं थी, वो मंदिर में पूजा पाठ नहीं कर सकते थे। अंबेडकर ने उनका नेतृत्व किया और उनको यह फैसला करवाया कि इन्हें भी मंदिर में पूजा पाठ करने का अधिकार है। उन्होंने ऐसे धर्म की तलाश की थी जो सबको समान निगाह से देखे। जीवन में आगे चलकर उन्होंने धर्म परिवर्तन किया। मतलब अंबेडकर जो थे वो खुद का धर्म परिवर्तन कर लिए और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। उनका मानना था कि दलितों को जाति प्रथा के खिलाफ अवश्य लड़ना चाहिए और ऐसा समाज बनाने की तरफ काम करना चाहिए जिसमें सबकी इज्जत हो और सबको समानता भरी नजरों से देखा जाए। इस तरह से आपने देखा क्लास 6 सोशल साइंस चैप्टर 2 नोट्स, जिसका नाम है विविधता और भेदभाव, यहाँ पे समाप्त हो गया। आशा करता हूं वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा। जानकारी पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।